नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ख़ास तौर पर सदस्यों को मतलब एमपीज या एमएलएस को अयोग्य ठहराने में इसकी क्या भूमिका है। हमारे पास निर्वाचन आयोग, भूमिका और न्यायिक समीक्षा से कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम आज गहराई से बात करेंगे। हाल में बिहार में वो जो स्पेशल वोटर लिस्ट रिवीजन प्रोसेस हुआ, उसने आयोग को फिर से खबरों में ला दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया था विपक्ष की तरफ से। हाँ बिल्कुल, वो काफी चर्चा में रहा। तो ये सब देखते हुए आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सदस्यों की अयोग्यता के मामलों में आयोग की असल ताकत क्या है। क्या जो वो कह देते हैं वही फाइनल होता है या अदालतों का भी कोई रोल है इसमें। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं आज। तो जो स्रोत हमारे पास है उसमें सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल यही उठाया गया है कि सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में निर्वाचन आयोग का रोल असल में है क्या, क्योंकि इसको लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन रहता है। बिल्कुल रहता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। स्रोत ये साफ करता है कि जो आम सोच है उसके उलट आयोग की भूमिका यहाँ पर मुख्य तौर पर सलाहकार की है, एडवाइजरी है। संविधान का अनुच्छेद 103 जो सांसदों के लिए है और अनुच्छेद 192 जो विधायकों के लिए है, उनके तहत किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने का जो अंतिम फैसला है वो राष्ट्रपति या संबंधित राज्य के राज्यपाल का होता है। अच्छा, तो मतलब आयोग सिर्फ सलाह देता है, फैसला राष्ट्रपति या राज्यपाल लेते हैं? हाँ, लेकिन इसमें एक पेच है। कहने को भूमिका सलाहकार है, पर व्यवहार में इसे लगभग अनिवार्य परामर्श या मैंडेटरी कंसल्टेशन माना जाता है। अनिवार्य मतलब ये कि आमतौर पर राष्ट्रपति या राज्यपाल आयोग की राय को मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो है तो सलाह, पर उसका वजन लगभग फैसले जितना ही होता है। ये एक तरह से शक्तियों के संतुलन का तरीका है। ये दिलचस्प है। तो फिर वो जो धारणा है कि आयोग के फैसले बिल्कुल आखिरी होते हैं, उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, वो भी गलत हुई। हाँ, बिल्कुल गलत। ये दूसरी बड़ी गलतफहमी है। स्रोत यह साफ बताता है कि आयोग के फैसलों की न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और 226 के तहत ये देख सकते हैं कि आयोग ने जो फैसला लिया या जो प्रक्रिया अपनाई वो कानून और संविधान के हिसाब से सही थी या नहीं। अच्छा, लोकतंत्र में कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जिसकी शक्ति पर कोई अंकुश न हो, है ना? तो न्यायिक समीक्षा संभव है। सही कहा। और एक और बात जो स्रोत ने पॉइंट आउट की है कि आयोग कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, ये भी अहम है। बिल्कुल सही। आयोग एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसका मतलब है कि इसे संविधान ने बनाया है और ये सीधे संविधान के प्रति ही जवाबदेह है, किसी पॉलिटिकल पार्टी या चुनावी नतीजों के प्रति नहीं। इसका सारा काम कानून के दायरे में होता है। इसीलिए अगर कभी ये ऑप्शन आए कि आयोग एक राजनीतिक संस्था है तो वो सीधे सीधे गलत हो जाता है। क्या निर्वाचन आयोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? नहीं, ये दर्जा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को ही हासिल है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का मतलब होता है कि उस अदालत के फैसले आगे के लिए मिसाल बनते हैं, मतलब प्रेसिडेंट होते हैं, और वो अदालत अपनी अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा भी दे सकती है। निर्वाचन आयोग के पास ये वाली शक्तियां नहीं हैं। अच्छा, और आपने शुरू में नियुक्ति प्रक्रिया का भी जिक्र किया था, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। क्या उसका भी कोई कनेक्शन है आयोग के इस खास दर्जे से? हाँ, कुछ हद तक है। देखिए, चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री की कमेटी सिफारिश करती है, ये प्रक्रिया लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति से अलग है। यूपीएससी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति सीधे करते हैं। ये जो फर्क है ये भी कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता और उसके खास संवैधानिक महत्व को दिखाता है। समझ गई। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो सदस्यों की अयोग्यता के मामले में निर्वाचन आयोग एक तरह से बहुत ताकतवर सलाहकार है, जिसकी सलाह लगभग हमेशा मानी ही जाती है, लेकिन आखिरी मोहर राष्ट्रपति या राज्यपाल की लगती है। और सबसे ज़रूरी बात, आयोग के फैसलों को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है, उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, और ये एक संवैधानिक संस्था है, राजनीतिक नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सटीक सारांश है। और यहीं से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। अगर हम ये मान रहे हैं कि व्यवहार में आयोग की सलाह लगभग अनिवार्य है, भले ही कानूनी तौर पर वो सलाह ही है, तो फिर कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति या राज्यपाल
और इस संवैधानिक निकाय के बीच शक्तियों के संतुलन का असल मतलब क्या है? चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये संतुलन कैसे काम करता है जब एक सलाह लगभग निर्देश की तरह मानी जाती है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद और गहराई से सोचने की जरूरत है।